Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली एक दूसरे के रिवर्स टर्म है। मैं आपको पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी रिव्यू दे देता हूं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस और आइसोलेटेड एटम। किसी गैसियस और आइसोलेटेड यानी गैसियस फॉर्म में एटम होना चाहिए और सिंगल, आइसोलेटेड माने होता है सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो भी एनर्जी दी जा रही थी वो क्या थी? वो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी अगर कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, कोई मेटल का एटम है और उसके आउटर मोस्ट वाली शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस किससे होता है? न्यूक्लियस से। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी दी जा रही थी, इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर पहुंचाने के लिए जो भी एनर्जी दी जा रही थी वो एनर्जी क्या थी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। किसी एटम से, उसकी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम को जो भी एनर्जी दी जा रही थी वो थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन आज हम लोगों को डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराया जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन अब बाहर नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अंदर कब आएगा? इलेक्ट्रॉन अंदर उन एटम्स के अंदर आएगा जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जनरली नॉन मेटल्स में होती है। तो ये टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा शो कहाँ होती है? नॉन मेटल्स में होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ क्या करना है? अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए मैं कह सकता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में हमारे पास कोई नॉन मेटल है जिसका न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में सपोज करते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 7। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं और इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कराएंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन आके वो क्या होगा? इस शेल में एडजस्ट होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन इस शेल में एडजस्ट होगा तो हमारी केमिस्ट्री कहती है, यानी एडिशन हो रहा है, ये आके ऐड हो रहा है। तो केमिस्ट्री में जब भी दो चीज़ों का एडिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब डिसोसिएशन होता है, जब कोई सब्सटेंस टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। यानी अगर मैं इसे तोड़ना चाह रहा हूँ तो एनर्जी मुझे क्या करना पड़ेगा? देनी पड़ेगी। लेकिन जब एसोसिएशन होता है, जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और इस समय इलेक्ट्रॉन इस शेल में आकर जुड़ना चाह रहा है, तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेल में आकर एडजस्ट होगा, ऐड होगा, तो ऐड होने पर एक एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐड होने पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थोड़ा सा हम डेफिनेशन से कवर करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम gaseous, from single isolated gaseous or neutral atom by gaining a electron। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन कह रही है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। ये वो है जो एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक तरीके की वो प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम सिंगल, अकेले। आइसोलेटेड माने बिल्कुल अलग, अकेला का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मुझे किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना है, या आपकी सपोज करो मुझे किसी बच्चे क्लास में किसी बच्चे की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना है कि वो कैसा बच्चा है, तो मैं उसको ग्रुप में, उसकी प्रॉपर्टी को ग्रुप में मेजर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ग्रुप में उसका बिहेवियर कुछ और होता है, फ्रेंड्स के साथ कुछ और बिहेवियर होता है। तो अगर मुझे उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना है तो एक्चुअल में मैं उसके सिंगल, जब वो अकेला होगा तो अकेले की प्रॉपर्टी, वो कैसा बिहेवियर करता है जब वो अकेला होता है, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके मैं पहुंच पाऊंगा किसी कंक्लूजन पे कि वो बच्चा कैसा है। तो इसीलिए हमें एटम कैसा चाहिए? आइसोलेटेड, अकेला, सिंगल, अकेला। ठीक है, आइसोलेटेड। फिर हमने कहा गैसियस का मतलब, देखिए अकेला कोई एटम कब होता है? अकेला एटम होता है गैसियस स्टेट में, क्योंकि गैस स्टेट में हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए गैसियस स्टेट में ही एटम होना चाहिए। और न्यूट्रल कैसा होना चाहिए? उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज तो बाद में आएगा इलेक्ट्रॉन को लेके या इलेक्ट्रॉन को देके।
ठीक है। तो इट इज द एनर्जी रिलीज फ्रॉम सिंगल आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम बाय गेनिंग अ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एटम से जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एलिमेंट है X, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हमें पता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बन जाता है, वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके X नेगेटिव बन गया और इस समय सपोज करते हैं जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट वही होगी क्योंकि ये भी एनर्जी है, तो यूनिट इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर क्या होती है, किलो जूल पर एटम या पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये वही यूनिट है जो हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ी थी। तो यूनिट तो दोनों की सिमिलर होती है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इतनी एनर्जी रिलीज हुई जब एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इतनी एनर्जी रिलीज हुई जब एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर होती है बात। अब जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारे पास एक सिचुएशन और आती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जनरली, इसको आपने देख लिया होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जनरली एक टर्म नाम से और रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको बोला जाता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ छोटा सा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। मींस मैग्नीट्यूड वाइज, साइज वाइज, अमाउंट वाइज ये सेम होती है, सिमिलर बात है। यानी एक्चुअल में देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एंथैल्पी होती है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो भी एनर्जी रिलीज हुई है एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये एक प्रॉपर टर्म है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हमारा बनाया हुआ टर्म है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक्चुअल में टर्म तो दोनों सिमिलर हैं, एक ही बात है, लेकिन यहाँ छोटा सा चेंज है। अब वो छोटा सा चेंज क्या है वो आप समझिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब एक एलिमेंट ने, किसी एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करने के बाद कोई एनर्जी रिलीज करी, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को केमिस्ट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच से। और इलेक्ट्रॉन गेन को पहचानने के लिए तो ये ईजी लगा दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर मैं इसको, इसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो स्टूडेंट हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है छोटी क्लासेस में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें से हीट बाहर जाती है, एनर्जी बाहर रिलीज होती है। और आप ये बताइए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी तो एनर्जी बाहर जा रही है। हमने क्या कहा, इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्सेप्टेड 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है बाय गेनिंग या एक्सेप्टेड अ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो गेन करने पर जो भी एनर्जी बाहर जा रही है, और एनर्जी बाहर जा रही है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो डेल एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। तो डेल एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। मींस अगर मैं इसी वैल्यू को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिए, अगर मैं इसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं कहूंगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में एक्सप्लेन करूंगा तो मैं कहूंगा इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस। तो यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में साइन का चेंज करते हैं। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो साइन आएगा नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो साइन आएगा पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, बस साइन वाइज साइंटिफिक टर्म में साइन यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं बार बार कॉपी नहीं करूंगा, मतलब दोनों को एक साथ लेकर नहीं चलूंगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस आप ये समझिए जहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे उसी टर्म में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही वैल्यू नेगेटिव होगी। मैग्नीट्यूड वाइज सिमिलर होगी, बस साइन वाइज चेंज होगा। ठीक है, तो बार बार हम एक ही चीज़ को लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने आप कंसीडर करके चलना कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपने आप नेगेटिव होगी। मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये रिलेशन होता है।
ठीक है, तो ये रिलेशन होगा तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। हालांकि ये पॉजिटिव आएगी तो ये नेगेटिव अपने आप हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। क्लियर? यानी अब आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी कह रहा हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स द एनर्जी रिलीज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस और आइसोलेटेड एटम। ठीक है, ये उतार लिया होगा, होप आपने, एक बार देख लीजिए आप इसको, डेल Eg। ठीक है, अब जब ये बात हो जाती है, जब ये बात, इतनी बात समझ में आ जाती है, तो हम आगे बात करेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में का मतलब कि कोई एलिमेंट है, जैसे अभी हमने कहा कि कोई एलिमेंट था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो क्या हो गया, एक्स नेगेटिव हो गया, और उस समय जो इसकी एनर्जी रिलीज हुई वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई। मींस इसकी, मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन, इसकी जो फर्स्ट एनर्जी रिलीज थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, वो क्या आई, पॉजिटिव। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आई, पॉजिटिव। लेकिन इसी केस में, शायद नीचे ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसी केस में अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हो x माइनस, ये अब x माइनस एक इलेक्ट्रॉन और गेन करे, तो बच्चों आप देखिए होगा क्या, कि क्या ये इतना आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले। एक इलेक्ट्रॉन और गेन करने का मतलब क्या है, आप खुद देखिए कि एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये एटम की शेल है, और इस शेल में इलेक्ट्रॉन को आना था, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को आना था, तो एनी हाउ वो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गया और कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। वो क्या कहलाई, फर्स्ट एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप देखिए ये पहले ही यहाँ पर क्या हो गया है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। और जो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज लेकर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये पूरी शेल कैसी हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। अब ये पूरी शेल नेगेटिव हो चुकी है, तो दोनों पर जब सेम चार्ज होगा, यानी नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के पास आएगा, तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलने लगेगा, रिपल्शन। क्यों? क्योंकि ये पूरी शेल कैसी हो गई है, नेगेटिवली चार्ज हो गई है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरी शेल क्या हो गई है, नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना है तो हमें फोर्सफुली एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर हमें फोर्सफुली एडजस्ट करना है तो इस बार एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मीन्स हमें फोर्सफुली उसको एडजस्ट कराना पड़ेगा, ज़बरदस्ती। यानी जितना रिपल्शन लग रहा है इन दोनों के बीच में, उससे ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन की देनी होगी, यानी उससे ज़्यादा फोर्स लगानी होगी, ताकि यानी उससे ज़्यादा एनर्जी देनी होगी ताकि इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए, यानी फोर्सफुली एंटर कराना पड़ेगा। तो इस सेकंड केस में, यानी जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और गेन करने के बाद एक्स नेगेटिव हो जाता है, तो अपनी शेल को नेगेटिव कर लेता है और इसका रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने पर इस बार एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इस बार एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, इस बार एनर्जी देनी पड़ती है, और जब एनर्जी देनी पड़ती है तो ये क्या बन जाएगा, x2 नेगेटिव। एनर्जी दी, और जब एनर्जी दी तो सेकंड एफिनिटी वैल्यू बच्चों हमेशा क्या होती है, नेगेटिव आती है। सेकंड एफिनिटी वैल्यू, सेकंड इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने पर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट में एनर्जी रिलीज हुई थी इसलिए पॉजिटिव, लेकिन सेकंड में ऑलवेज क्या आती है, नेगेटिव आती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ, अगर इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में कहूँ तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैंने कहा एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं, नेगेटिव। और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा चलेंगे। सपोज करो कोई एलिमेंट ऐसा है जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचो कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर कराने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर कराने में तो और ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और निकलेगी नहीं, इस बार एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ेगी पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया है, रिपल्शन और बढ़ जाएगा। और हमने फिर एक कोई एनर्जी दी, ये x3 नेगेटिव बन गया, और वो एनर्जी क्या थी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी आएगी, क्योंकि इस बार भी एनर्जी दी गई है, रिलीज नहीं हो रही है, तो थर्ड भी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। थर्ड भी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ क्या आएगी, नेगेटिव, सेकंड और थर्ड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव।
अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हो आप। एफिनिटी के टर्म में चल रहे हो तो एफिनिटी के टर्म में चलते रहेंगे। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको रब करने के बाद थोड़ा सा आगे मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपको बताता हूँ। यानी यहाँ हम अब डिस्कस करेंगे कि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, तो हमेशा आपको याद रखना है कि सपोज करते हैं कोई एलिमेंट है x और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो x नेगेटिव बना था और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी, जो भी आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर इस x नेगेटिव ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन करा तो फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा और ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या आएगी, ये सेकंड जो होगी, सेकंड एफिनिटिव वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड भी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। थर्ड भी क्या होगी, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन भी एंटर हो रहा है तो भी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, अब ये नेगेटिव वैल्यू इतनी बड़ी होती हैं कि इनका सम, अगर मैं इन सब वैल्यूज़ का सम करूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव वैल्यू, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव वैल्यू और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव वैल्यू का सम करूं, तो दिस इज ऑल्सो लेसर देन क्या आएगा, ज़ीरो। दिस इज ऑल्सो लेसर देन ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो से कम आती है, ये ज़ीरो से कम आती है हमेशा, यानी ये माइनस में आएगा। अगर इन सब का सम करेंगे, अगर दो का भी सम करें तो भी माइनस में आएगा। सपोज करो दो हैं, इसका सम करूं तो ये आप ये समझिए कि अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये माइनस के 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और जब आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस माइनस के 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐड करोगे तो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मींस दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव का सम, एक एलिमेंट के लिए दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव का सम हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा पॉजिटिव आता है। क्लियर होती है बात, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इस यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे ट्रेंड्स की, या हम ट्रेंड से पहले फैक्टर्स ऑन विच, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की, कि फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, तो ये वही फैक्टर्स होंगे जिन पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहा हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती थी। तो पहला है एटॉमिक साइज, फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के केस में हम कहते हैं as the atomic size increases, the electron affinity decreases। यानी जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। मींस इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये एक दूसरे के क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, तो देखिए ऐसा क्यों, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, सपोज करते हैं किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में हम बात करें फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता है, हमें पता है साइज़ बढ़ता है तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। यहाँ 2 शेल थी, यहाँ 3 शेल हो गई, यहाँ बात करें तो यहाँ 4 शेल हो गई, और यहाँ बात करें तो यहाँ पर 5 शेल हो गई। तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती है, और न्यूक्लियर से आउटर मोस्ट वाले की डिस्टेंस बढ़ती है तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे दूर हो जाएगा न्यूक्लियस ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। तो जब ज़्यादा नहीं खींच पाएगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन को भी कौन खींच रहा है, आने वाला, ये तो रिपेल कर रहा है क्योंकि ये तो खुद नेगेटिव है, और ये आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये तो रिपल्शन दे रहा है इसको, लेकिन इसको अट्रैक्ट कौन करता है, अट्रैक्ट करता है ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस इससे बहुत दूर हो गया तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है शील्डिंग भी बन जाती है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन नहीं दे पाएगा, और ज़्यादा अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पर साइज छोटा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और एक इलेक्ट्रॉन आना है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसको रिपल्शन देगा क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये न्यूक्लियस इस शेल के बहुत पास है, ये इसको क्या देगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन देके इसको एडजस्ट करा लेगा।
अट्रैक्शन देके इसको एडजस्ट करा लेगा। तो इसको एडजस्ट करा लेगा मतलब बहुत एफिनिटी के साथ खींच लेगा, बहुत एनर्जी के साथ खींच लेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ खींचेगा और एटम का साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं खींचेगा, और अगर ये ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो अगर एटम का साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, और एटम का साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। यानी एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वाइस वर्सा चलता है, यानी क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट होता है। ठीक, इसके बाद एटॉमिक साइज के बाद दूसरा फैक्टर जो हमारे पास आता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, और आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से ही तो न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स ही तो एटम में न्यूक्लियर चार्ज को डेवलप करते हैं, इसलिए Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, as the nuclear charge increases, the electron affinity also increases means इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो न्यूक्लियर एफिनिटी या न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींचेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ करेगा, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, मैं इसको रब कर देता हूँ। थर्ड फैक्टर डिस्कस करते हैं। थर्ड फैक्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पर थर्ड फैक्टर हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्या होगा वो समझते हैं। अगर हम किसी एलिमेंट का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल, इफ़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट, इफ़ एलिमेंट is having stable electronic configuration, stable electronic configuration का मतलब क्या है कि या तो वो क्या हो हाफ फील्ड, आपको पता है, या फिर वो क्या हो एंड फुल फील्ड, या फिर वो क्या हो फुल फील्ड। इफ एलिमेंट इज हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the electron affinity is almost zero। उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। जीरो होती है का मतलब बहुत कम होती है, या हम कहें ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट जीरो नहीं होती है, जीरो के आसपास होती है, बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि जब वो स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहेगा। ठीक है, एलिमेंट अपने आप को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो ऑलरेडी स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऑलमोस्ट क्या होगी, नेग्लिजिबल कहें या फिर जीरो के आसपास कहें। ठीक है, तो ये थर्ड केस बनता है। जब ये तीनों केसेस हो गए हैं, इसके बाद बारी आती है वेरिएशन अलोंग द पीरियड, यानी पीरियड में चलने पर क्या होगा और ग्रुप में चलने पर क्या होगा वो डिस्कस करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, वो भी सारी बातें डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब हम बात करेंगे वेरिएशन की, वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। तो वेरिएशंस की जब हम बात करते हैं तो वेरिएशन में हम सबसे पहले बात करेंगे अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड। पीरियड तो सभी को पता है क्या होता है, जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट ऐसे चलते हैं, हॉरिजॉन्टली चलते हैं, तो वो क्या होता है, अलोंग अ पीरियड। देखिए हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी पीरियड की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट तो क्या होता है, एटम का साइज़ छोटा होता है। एटम का साइज़ छोटा होता है क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो अभी हमने देखा कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड का मतलब लेफ़्ट टू राइट, अलोंग अ पीरियड,
along a period means left to right, left to right, the electron affinity क्या होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़नी चाहिए। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। क्लियर हो जाती है बात। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे, वो समझाता हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं एटम का साइज़ छोटा होता जा रहा है। एटम का साइज़ छोटा होता जा रहा है, उसका रीज़न है कि उसकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। ये हमारा कंसेप्ट है। अगर हम किसी पीरियड को लें, सपोज करो सेकंड पीरियड की बात करें, और ये क्वेश्चन आता है सेकंड पीरियड को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कराने के लिए, तो सेकंड जो ग्रुप है, वो पीरियड है, वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। सेकंड ग्रुप में ये 8 एलिमेंट है। ठीक है, अब हमने कहा कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होना चाहिए कि ये सबसे कम, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा। ये होना चाहिए। दैट इज़, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है हमारी। ये एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है या फिर हमारे कंसेप्ट के हिसाब से है। लेकिन रियलिटी क्या है, अब देखो रियलिटी की बात करें, नियॉन है। नियॉन क्या है, फुलफिल्ड है, ऑलरेडी फुलफिल्ड है, स्टेबल है। अभी पीछे बात करती कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसका होता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, इसको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी होगी, इसकी। क्यों, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिसको हमने सबसे ज़्यादा दिखाया है, एक्चुअल में वो कहाँ जाना चाहिए, सबसे कम। चलिए भाई, इसको हमने लगा दिया सबसे कम यहाँ पर, तो पहला ही ठीक है। अब अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होता है 1s2 2s1, इसका होता है 1s2 2s2, इसका होता है 1s2 2s2 2p1, इसका होता है 1s2 2s2 2p2 और इसका होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, आगे वाले मैं अभी नहीं लिख रहा। आप देखिए, यहाँ देखिए बेरिलियम का आउटर मोस्ट 2s, और 2s क्या है, फुलफिल्ड। जब 2s फुलफिल्ड है, और अभी कहा था अगर कोई किसी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका आउटर मोस्ट फुलफिल है, तो फुलफिल का मतलब क्या होता है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, बहुत कम। यानी इस बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बहुत कम। अब यहाँ आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का देखिए 2p, आउटर मोस्ट क्या है 2p, और 2p क्या है, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है और हाफ फील्ड भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। तो जब हाफ फील्ड स्टेबल है और ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। तो सबसे कम तो होगी नियॉन की, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट है इसका ऑक्टेट। उसके बाद होगी नाइट्रोजन की, उसके बाद बेरिलियम की, उसके बाद बेरिलियम की। तो देखिए ऑर्डर क्या था और क्या होने जा रहा है। अब बारी आती है, आगे का ऑर्डर यही होना चाहिए, जो बच गया ऐसे लगा देते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सॉरी, नाइट्रोजन हट गया यहाँ से, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी झोल है। यहाँ क्या झोल है, आप देखिए यहाँ पर लिथियम कहाँ छोड़ दिया, लिथियम सॉरी बेरिलियम से पहले आएगा, ये हो गया बेरिलियम, फिर उसके बाद लिथियम। ठीक है, अब यहाँ झोल आता है। अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s1, और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p 2p1। 2s1 है, यानी s में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, एक। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये भी स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होते ही इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसकी एफिनिटी किससे ज़्यादा होगी, बोरोन से। और अगर इसकी एफिनिटी बोरोन से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, अब राइट आपका ऑर्डर क्या बनेगा, नियॉन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, और बोरोन से आगे लिथियम, लिथियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन। दिस इज़ द राइट ऑर्डर। एक्सपेक्टेशन ये थी, रियलिटी आपकी ये है। आई बात समझ।
ठीक है। तो इस तरीके से ये तो था हमारा एक्सपेक्टेशन कि भाई एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो ऑर्डर ये होगा। लेकिन हमारा अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर्स, तो वहाँ था कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर, तो ये फुलफिल्ड है तो सबसे कम, उसके बाद ये हाफ फिल्ड है तो उससे कम, उससे ज़्यादा, ये फिर छोटा मॉलिक्यूल है तो यहाँ, फिर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा इसलिए इसकी एनर्जी यहाँ शिफ्ट करी। तो राइट ऑर्डर आपका ये वाला बनता है और ये कई बार आपके नीट और जेई में पूछा जाता है, ठीक है। नीट और जेई में कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस तरीके से अलोंग अ पीरियड क्वेश्चन बनते हैं। एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कि अलोंग अ पीरियड कैसे बनता है, तो देखते हैं। अलोंग अ पीरियड में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे क्या देता है कि which is more stable, कौन, लिथियम माइनस और बोरोन माइनस, लिथियम माइनस और बोरोन माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले, और इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p1। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये स्टेबल हो जाएगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये तो तब भी अनस्टेबल रहेगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जब लिया होगा तो ये क्या बन गया होगा 1s2 2s2, और ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, 2s फुलफिल हो गया तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई बात समझ। तो ये तो अलोंग द पीरियड मैंने आपको बताया। अलोंग द पीरियड के बाद अब हम बात करेंगे वेरिएशन की अलोंग द ग्रुप। वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, या इसको मैं रबी कर देता हूँ अलोंग अ ग्रुप सारा, फिर क्योंकि जगह नहीं बचेगी तो हम लोग लिख रहे हैं अलोंग अ ग्रुप। अलोंग अ ग्रुप की जब हम बात करेंगे बच्चों, अलोंग अ ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं यानी ऊपर से नीचे, तो हमें पता है एटम का साइज इंक्रीज होता है, क्यों, ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल। और एटम का साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहता है एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। क्योंकि हमने अभी फैक्टर अफेक्टिंग में भी पढ़ा है कि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है तो क्या होना चाहिए, अगर मैं ग्रुप 17 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकेडमिक लेवल पर ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव लेवल पर इसके बाद वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्रुप 17 होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें पता है ऊपर से नीचे चलते हुए एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो इसका मतलब ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम इसकी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा इसकी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद आयोडीन की। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो ट्रेंड ये होता है। और ये ट्रेंड कैसा है, तो ये ट्रेंड है हमारे पास एक्सपेक्टेड ट्रेंड। एक्सपेक्टेड ट्रेंड का मतलब जो एक्सपेक्टेशन हमारी बता रही है। लेकिन रियलिटी क्या होती है वो आप समझिए कि यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, और इसकी साइज़ छोटा होने की वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो आता तो बहुत इजीली है, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन इसको ज़्यादा फील होता है। रिपल्शन ज़्यादा फील होने की वजह से तो ये ईजिली यहाँ पर नहीं आ पाता है, और ईजिली यहाँ नहीं आ पाता क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। साइज़ छोटा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि छोटे से साइज़ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिपल्शन देते हैं इसको, और इसको ईजिली नहीं आने देते। वहीं क्लोरीन की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्लोरीन का साइज़ फ्लोरीन के साइज़ में बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। यानी बड़े साइज़ में, पहले छोटे से साइज़ में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे छोटे से साइज़ में, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपना हम कहें कि अपना बिहेवियर शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, साइज़ बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन फैल गए, तो
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कम हो गया तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिलेगा, और अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिलेगा तो वो ईजिली एडजस्ट होगा, और ईजिली एडजस्ट होगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की सबसे कम। तो राइट एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये है, और रियल ट्रेंड हमारा क्या है, ये है। तो रियल ट्रेंड ये है, और ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक लेवल पर तो बहुत पूछा जाता है कि वाई क्लोरीन इज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्यों? तो इसका रीज़न है दिस इज ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ क्लोरीन एज कंपेयर टू फ्लोरीन कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। आप इसी टर्म को दूसरे कंडीशन में फ्लोरीन के एक्सप्लेनेशन में कह सकते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन इट इज हैविंग लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इसके टर्म में कहें तो इसका साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। इसके टर्म में एक्सप्लेन करें तो कहें इसका साइज बड़ा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो राइट ट्रेंड ये होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आता है। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या होंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ये नीट और जेई में आए हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन ग्रुप 17 में ही ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ ग्रुप 14 की, मैं बात करूँ ग्रुप 15 की, या मैं बात करूँ ग्रुप 16 की, तो ग्रुप 14 क्या है, काशी गए सन पंडित, ये क्या है, नाना पाटेकर असरानी सब बेकार। अगला ग्रुप क्या है, ओमो सोमो से टेलीफोन। तो ये जो ग्रुप है ये जो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट हैं ये वाले, दे फॉलो, हम लिख सकते हैं दे फॉलो सेम ट्रेंड एज हैलोजेंस। यानी हैलोजेंस में क्या था कि हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थे, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा थी फ्लोरीन से, इसलिए क्लोरीन पहले आया, फ्लोरीन बाद में। सेम कंसेप्ट यहाँ होगा कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी कार्बन से, और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी नाइट्रोजन से। रीज़न सेम कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और साइज बड़ा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और साइज बड़ा, और इसके केस में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और साइज छोटा है। वो आप कैसे एक्सप्लेन करें, तो इसका ग्रुप 14 और 16 का ऑर्डर क्या होगा, पहले आएगा सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद कार्बन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद SN और उसके बाद PB। और 15 ग्रुप के लिए ये था ग्रुप 14 और ये था ग्रुप 15। ग्रुप 15 के लिए आपका हो गए फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, SB और स्मिथ। तो ये है ग्रुप 15 का ट्रेंड, ये है ग्रुप 16 का ट्रेंड। रीज़न यही वाला देना है, ठीक है, और ये ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है। तो ये भी कई बार आपसे अरेंज दैम में पूछा गया है, नीट में और जेई में। वहीं पर अगर मैं बात करूं एकेडमिक लेवल पर भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ग्रुप 16 की। तो ग्रुप 16 में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ग्रुप 16 के अंदर जो ऑक्सीजन का है, सल्फर की ज़्यादा होती है, नो डाउट हमें पता लग गया इस रीज़न से, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है अपने इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप का जो ट्रेंड है वो थोड़ा और स्पेशल है, और वो है ग्रुप 16 का ट्रेंड भी आप याद कर लीजिएगा। क्या, सल्फर का ज़्यादा, उसके बाद होना कौन चाहिए था, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन ना हो गया, यहाँ होता है सेलेनियम, फिर उसके बाद होता है पोलोनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। आप पोलोनियम को लिखिए मत लिखिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडियो एक्टिव है, और ऑक्सीजन जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ये भी ट्रेंड, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, तो सबसे कम पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है हीलियम की। ये एक नोट बना के लिख लीजिए, विच इज़ द लोवेस्ट, विच एलिमेंट इज हैविंग लोवेस्ट
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन होल पीरियोडिक टेबल, दैट इज हीलियम। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप 16, 17, 14 का ट्रेंड मैंने आपको बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड तो ये वाला बताया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। और अभी लास्ट एक साल पहले जो आपका एक क्वेश्चन आया है नीट में, वो मैं आपको करा देता हूँ। आपसे कहेगा अरेंज दैम, आपसे कहा गया था अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। और कौन कौन से एलिमेंट थे वो एलिमेंट थे आपका क्लोरीन, उसके बाद था आपका सल्फर, उसके बाद था ऑक्सीजन, उसके बाद था आयोडीन। इन एलिमेंट को लगाइए। ऑप्शन भी थे आपके पास, तो यही था पहला ऑप्शन, तो क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन। सेकंड ऑप्शन आपको दिया था आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्या था, क्लोरीन। थर्ड ऑप्शन आपके पास था क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया था ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस थे और इन चारों ऑप्शंस में से बताना था क्या होगा। तो देखिए अब बात करें कि अगर इन एलिमेंट्स की बात करें तो ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, पहले तो ये पहचानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर तो ग्रुप 16 के हैं, मैं यहाँ ग्रुप 16 लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ये ग्रुप 16 होता है। और ग्रुप 17 का कौन है, क्लोरीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से हमें ये 2 एलिमेंट दिए हैं और यहाँ से हमें 2 एलिमेंट दिए हैं। अब अभी मैंने बताया कि ग्रुप 16 का ट्रेंड क्या है कि ऑक्सीजन का सबसे कम होता है और सल्फर का ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के लिए अगर मैं बात करूँ तो सल्फर का ज़्यादा और ऑक्सीजन का कम। और हमने अभी देखा कि इस ग्रुप में क्लोरीन का ज़्यादा होता है, उसके बाद फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का और उसके बाद आयोडीन का। तो इन दोनों में कम किसका, आयोडीन का, और ज़्यादा किसका, क्लोरीन का। तो इस ग्रुप के लिए क्या होगा, क्लोरीन का ज़्यादा और आयोडीन का कम। ये तो इन दोनों में ये डिसाइड हो गया, इन दोनों में ये बात डिसाइड हो गई। इसके बाद बारी आती है अपने इस ट्रेंड की कि व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, हमने ये पढ़ा है। तो राइट में ज़्यादा कौन है, ग्रुप 17 या ग्रुप 16? ऑब्वियसली ग्रुप 17। ग्रुप 17 में राइट में है तो ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी ग्रुप 16 से। तो सीधी सी बात है, क्या लगेगा, तो सबसे पहले ग्रुप 17 के एलिमेंट आएंगे और उसके बाद ग्रुप 16 के एलिमेंट आएंगे। तो ये होगा हमारे पास राइट ऑप्शन। अब राइट ऑप्शन किससे मैच हो रहा है देखिए जरा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसके लिए एक आप नोट लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर ऑलवेज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। होप स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं चाहता तो लगभग 10 मिनट से 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन ये वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के आसपास की बन गई है। उसका रीज़न केवल और केवल एक है कि हमें केवल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन ही नहीं समझनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर किस तरीके के क्वेश्चन आपके एकेडमिक लेवल पर, आपके बोर्ड लेवल पर आते हैं और साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर कैसे आते हैं वो भी हमें समझना है, क्योंकि हमें केवल अभी 11th ही पास नहीं करना है, हमें फ्यूचर में भी इन चीज़ों का यूज़ करना है। तो इसलिए थोड़ी सी लेंथी हो गई है। अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो आप इसको काट के देखें, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है तो पूरा देखें, और आपको लगता है कि ये मेरा काम का नहीं है तो जितना काम का है आप वहाँ से देखिए, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।